Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 9 Partnership Act, 8th video on Authority of Partners from ICAP Study Text 2020, and I'm your facilitator, Kashif Adil. So, third section of the chapter is about relations of partners to third parties. In this video, would cover the first 2 points: agent of the firm and authority of partner. जो बाकी 4 पॉइंट्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर कर रहे होंगे वन बाय वन। सो हर पार्टनर जो है वो एजेंट ऑफ द फर्म होता है फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। सो ऐसी एग्जांपल एक हमने पहले भी कवर की थी, अली, बिलाल एंड चांद आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। दाऊद एन आउटसाइडर डील्स विद द फर्म थ्रू अली। तो अली के साथ एग्रीमेंट होता है। एज बिटवीन अली एंड दाऊद, Ali is the principal, but as between Ali, Bilal and Chand, Ali is also the agent of Bilal and Chand. As such, Ali, Bilal and Chand all can sue Daud. तो अगर कोई इशू अराइज हो जाता है तो पार्टनर्स मिलकर दाऊद पर केस कर सकते हैं। इसी तरह दाऊद के पास भी ऑप्शन है, दाऊद कैन आल्सो सू अली, बिलाल एंड चांद। वो इन तीनों पर भी केस कर सकता है। फर्दर मोर अली जो है वो बिलाल एंड चांद को भी अकाउंटेबल है, बिकॉज ही इज एन एजेंट ऑफ द बिलाल एंड चांद। अगर वो अपनी एजेंसी की अथॉरिटी को प्रॉपरली यूज़ कर रहा होगा तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर वो अपनी अथॉरिटी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा होगा तो फिर इशू आएगा। तो अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप को हमने अंडरस्टैंड करना है। सो कोई भी एक्ट जो अली करता है तो एजेंट कौन होगा? अली। लेकिन लाइबल कौन होगा? पूरी फर्म। इसी तरह अगर एक्ट बिलाल करता है तो एजेंट बिलाल है, लेकिन लाइबल कौन है? पूरी फर्म। चांद अगर कोई एक्ट करता है तो एजेंट कौन है? चांद, लेकिन लाइबल कौन है? पूरी फर्म। पूरी फर्म से क्या मुराद है? ऑल द पार्टनर्स। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। पार्टनर्स की जो अथॉरिटी होती है उसका मतलब क्या है? द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट एज एन एजेंट। सिंस द पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन, लॉ की नज़र में जो पार्टनरशिप फर्म है वो जस्ट पार्टनर्स का एक कलेक्टिव नेम है। अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मे बी एक्चुअल और इम्प्लाइड। तो अब इस वीडियो में हम एक्चुअल अथॉरिटी को भी डिस्कस करेंगे, फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी को भी डिस्कस करेंगे, और फिर वो सिचुएशंस भी देखेंगे जहाँ पर इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ होती हैं, जहाँ पर इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ नहीं होती, उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड, और फिर रेटिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू टेक डिसीजन फॉर द बिजनेस एंड एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद अदर पार्टीज मे बी स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। Since the partnership agreement is a contract, its terms are the terms of a contractual agreement. तो अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो एक ऑरल एग्रीमेंट हो, जो एग्रीमेंट हुआ है अगर उसके अंदर कोई अथॉरिटी स्पेसिफाई कर दी गई हैं कि पार्टनर्स क्या क्या डिसीजन कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे, तो वो जो अथॉरिटी है वो एक्चुअल अथॉरिटी होगी। तो हम अपने पास जो है सिनेरियो देखते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. तो अब ये जो उन्होंने डिसाइड किया तो ये एग्रीमेंट है कि आफ्ताब मैनेज करेगा। ऑन फर्स्ट डे ऑन बिहाफ ऑफ सोलर ट्रेडर, आफ्ताब ऑर्डर 100 लाइट बल्ब्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तनवीर, a wholesaler of electric products. Aftab had actual authority to enter into contract विद तनवीर। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि ऐसे प्रॉफिट शेयर करना है और जो मैनेजमेंट होगी वो सारी आफ्ताब करे। तो आफ्ताब ने उसी अथॉरिटी का यूज़ किया, तो ही यूज्ड एक्चुअल अथॉरिटी।
अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी की, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है. So act of partner done by him as an agent in the course of business of the firm, in the name of the firm, or in any other manner expressing an intention to bind the firm. तो अगर ऐसा एक्ट होगा तो वो implied authority कंसीडर होगा. An authority to bind the firm is known as implied authority of a partner. अब यहां पर एक इशू है ट्रेडिंग पार्टनरशिप और नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप का. In a trading partnership, all the partners have the implied authority to borrow money on credit of the partnership, and a lender is under no particular obligation to investigate the purpose of the loan. तो अगर एक ट्रेडिंग पार्टनरशिप में एक पार्टनर क्रेडिट पर सामान खरीद रहा है या कोई पैसे बोरो कर रहा है या किसी गुड्स को प्लेज करवा कर लोन ले रहा है, तो ये लोन देने वाले की जो है ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो चेक करे कि भाई क्या इस पार्टनर के पास अथॉरिटी है या नहीं है. हाँ, अगर उसे बाय चांस फॉर एनी रीज़न पता हो लैक ऑफ अथॉरिटी का, तो फिर वो इम्प्लाइड अथॉरिटी एज्यूम नहीं कर सकता, फिर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी वाला रूल अप्लाई नहीं होगा. क्योंकि जहाँ थर्ड पार्टी को नॉलेज हो कि अथॉरिटी लैक करती है, फिर वो उसकी बेस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो वो प्रॉपर नहीं है. दिस मीन्स दैट अनलेस अ लैंडर has knowledge that a partner does not have the actual authority to borrow on behalf of partnership, he can rely on the partner's implied authority. लेकिन ये रूल हमने देखा ट्रेडिंग पार्टनरशिप के लिए. अब हम जो है मामला देखते हैं कि यानी नॉन ट्रेडिंग में ये नहीं होगा जहाँ पे सर्विस बिजनेस होता है, जैसे एजुकेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या लॉ फर्म. एवरी पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ हिज implied authority may bind the firm by the following acts: buying and selling goods on behalf of the firm and giving valid receipt for them, receiving payments of the debts, यानी जो कस्टमर वगैरह से पैसे लेने और उनको कोई उसकी रसीद देनी है कि जी पैसे हो गए, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी कोई जो है लोन लेना और लोन वापस करना फर्म के बिहाफ पे, सेटलिंग अकाउंट्स विद पर्सन डीलिंग विद द फर्म, सप्लायर के साथ जो है ना उसको पेमेंट करना, कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना, उनके अकाउंट सेटल करना, उनको डिस्काउंट जो रूटीन में ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं या पेमेंट के टाइम पर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होते हैं वो रिसीव करना, पे अलाउ करना. एम्प्लॉइंग सर्वेंट ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, तो एम्प्लॉइज को हायर करना. ड्राइंग चेक्स, एक्सेप्टिंग एंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ फर्म. अब चेक्स का तो आपको जनरली आइडिया होगा कि बैंक के लिए एक चेक ड्रॉ करना ताकि किसी को पेमेंट करनी है. इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो उसके अंदर ये सारी टाइप्स आएंगी. तो ये इन सब को जो है इनमें डील करना ये एक पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है. प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, हमने बेलमेंट एंड प्लेज को चैप्टर नंबर 7 के अंदर कवर किया था. उसमें हमने देखा कि एक सिक्योरिटी के तौर पर अपनी कोई गुड्स देकर लोन ले लिया जाता है तो वो प्लेज कहलाता है. तो प्लेज इस तरह करवा कर कोई लोन लेना वो भी फर्म की किसी भी प्रॉपर्टी को देकर एक पार्टनर कर सकता है. सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी केस फाइल करना या डिफेंड करना कोई केस जो फर्म को ऊपर हो गया, तो ये भी एक पार्टनर का राइट है, इम्प्लाइड अथॉरिटी के स्कोप में आता है. अब इस पर हमें कुछ केसेस को पढ़ना होगा ताकि उन सिनेरियोज की मदद से हम इन पॉइंट्स को फर्दर अंडरस्टैंड कर सकें. जाजिम एंड गालिब आर पार्टनर्स इन अ फर्म. The partnership deed restricts the implied authority of Jazib to borrow money in the name of firm. अब restriction है, Jazib borrows money from Sahar Bank Limited. The firm of Jazib and Ghalib is liable to SBL as SBL did not know of restriction. So पार्टनरशिप में इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन ये थर्ड पार्टी को ये बात नहीं पता थी, तो जो फर्म होगी वो थर्ड पार्टी को लाइबल होगी. एग्जाम्पल 80 देखते हैं. आजम एंड बाबर आर पार्टनर्स. Azam, with the intention to bind the firm, goes to a shop and purchases certain articles on behalf of the firm, which are generally used in the partnership business. तो उसने
वो चीज़ें खरीदी जो फर्म में यूज़ भी होती हैं, तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीद रहा है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी तो अप्लाई होगी। हेयर फर्म विल बी लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज आजम एक्टेड विद इन हिज अथॉरिटी। तो जो पॉइंट है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप में यूज होती हैं, तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से ट्रांजेक्शन रिलेट करती थी, तो फर्म विल बी लायबल। एग्जाम्पल 81 देखते हैं। Naima and Raima are partners in cash business. Naima orders in firm's name and on the firm's letterhead to be supplied with 2 bags of wheat at her residence. अब जो बिजनेस है वो कैश के अंदर कुछ डीलिंग करने का है, जैसे मनी एक्सचेंज टाइप है, लेकिन जो ऑर्डर किया गया है वो बैग्स ऑफ वीट का है और रेजिडेंस पर है। तो ये शो कर रहा है कि एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, फर्म के ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं करता। द फर्म इज नॉट लायबल, क्योंकि वीट जो है वो फर्म से डील नहीं कर रही है और रेजिडेंस पर डिलीवर करना तो फर्म से रेलिवेंट नहीं है। द फर्म इज नॉट लायबल टू पे बिकॉज नाइमाज एक्ट इन क्वेश्चन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हर इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर विच द फर्म कैन नॉट बी बाउंड। कुछ और केसेस भी देखते हैं। इमरान एंड कामरान आर वर्किंग इन पार्टनरशिप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। साजिद गिव, जो कि एक थर्ड पार्टी है, 90,000 टू इमरान फॉर इन्वेस्टमेंट इन सम गुड सिक्योरिटी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिजनेस जो है वो क्लाइंट्स के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो सिक्योरिटी जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स को कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिन सर्टिफिकेट्स में उन्हें सिक्योरिटी कहा जाता है। इमरान डज नॉट टेल एनीथिंग टू हिज को पार्टनर कामरान अबाउट इट इन मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी। तो पैसों को ने इस्तेमाल कर लेता है अपने ज़ाती उसमें फर्म के बजाय। साजिद फाइल्स अ सूट ऑन द फर्म फॉर द रिकवरी ऑफ हिज ₹90,000। साजिद फर्म पे केस कर देता है। तो डिसीजन क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिजनेस था और पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए, जो कनेक्ट नहीं करते, यानी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं करते। तो साजिद विल नॉट सक्सीड। द फर्म कैन नॉट बी मेड लायबल because it is no part of the ordinary business of chartered accountants to receive money to be invested at their direction. Of course an action will be lie against Imran individually। हाँ, जो साजिद है वो इमरान पर अकेले इंडिविजुअल के पर्सन के तौर पर केस करके पैसे रिकवर कर सकता है। अब एग्जाम्पल 83 देखते हैं। अदील, अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, borrows money and executes a promissory note in the name of the firm. The other partners won't be liable on the note। अब यहाँ पर भी देखें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो उनके लिए ये इट इज़ नॉन ट्रेडिंग। may execute a promissory note in the name of the firm, the other partners won't be liable on the note because it is not part of the ordinary business of chartered accountants to draw, accept or endorse a promissory note। promissory note और bill of exchange और चेक्स जो हैं, ये चेक्स की पेमेंट तो वैसे हर जगह पर ही होती है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग पार्टनरशिप के अंदर कॉमनली यूज होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनकी बेस पर जो है ना वो बोरो वगैरह नहीं कर रहे होते। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कंसीडर नहीं होगा, तो फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी के स्कोप में भी नहीं आएगा। अब हमने एक्चुअल और इम्प्लाइड अथॉरिटी को जब डिस्कस किया है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस को भी डिस्कस करना होगा, उनकी तरफ चलते हैं। तो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, स्टैट्यूटरी से मुराद है स्टैट्यूट से यानी लॉ से जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर पे, तो जो लॉ में रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी भी होती हैं जो पार्टनर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस बाय पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बाय लॉ यानी बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसके मुताबिक जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 के मुताबिक। The restriction imposed by law are statutory restriction and is applicable against the whole world whether a particular person dealing with the firm has knowledge of it or not। तो आपको अगर फर्म के इन रिस्ट्रिक्शंस का पता है या नहीं पता, इट डजेंट मैटर, ये रिस्ट्रिक्शंस तो अप्लाई होंगी और ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर बातें नहीं आएंगी अनलेस देयर इज एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। तो जो इंक्लूडेड नहीं है उन पर बात करें तो आर्बिट्रेशन इंक्लूडेड नहीं है। आर्बिट्रेशन क्या होती है? आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो फर्म का किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा होता है तो उसको एक थर्ड पार्टी सालिस के पास लेकर जाया जाता है अदर देन द कोर्ट, जो उस मामले का फैसला करता है।
सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, तो एक पार्टनर की ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, एक्चुअल अथॉरिटी होगी तो ये आर्बिट्रेशन वैलिड कंसीडर होगी, वरना नहीं होगी। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट जो फर्म के बिहाफ पर ओपन करना हो तो चाहे डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स करें, लेकिन एक्चुअल अथॉरिटी होनी चाहिए पार्टनर के पास। एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो फर्म के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करवा सके। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज़ ये होता है कि किसी फर्म का जो क्लेम है किसी जगह पर, किसी से पैसे लेने हैं और वो ज़्यादा पैसे लेने हैं, उसके बजाय कम पैसों पर आउट ऑफ कोर्ट जो है कम पैसों पर सेटलमेंट कर ली जाए और अपना क्लेम छोड़ दिया जाए, तो इसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं। ये भी एक्चुअल अथॉरिटी के थ्रू हो सकता है, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी में अलाउड नहीं होगा। विड्रॉल ऑफ अ सूट, तो कोर्ट में अगर केस किया हुआ है फर्म ने और तो उसको विड्रॉ करना यानी कोर्ट से वापस केस ले लेना, ये एक पार्टनर एक्चुअल अथॉरिटी की बेस पर कर सकता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी की बेस पर नहीं कर सकता। इसी तरह कोर्ट में जो कोई प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट द फर्म, तो उसमें लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ जी हम इतने पैसे देंगे और ये हमारी लाइबिलिटी बनती है, ये जब तक एक्चुअल अथॉरिटी ना हो पार्टनर्स की तरफ से तो ये अथॉरिटी नहीं होगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। एक्विजिशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी लैंड बिल्डिंग वगैरह वो फर्म के बिहाफ पर अगर एक्वायर करना है तो उसका एग्रीमेंट करने के लिए इसे एजेंट तब समझा जाएगा जब उसकी एक्चुअल अथॉरिटी हो, इम्प्लाइड अथॉरिटी पर नहीं समझा जाएगा। इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग जो है अगर ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए भी एक्चुअल अथॉरिटी होनी चाहिए, इम्प्लाइड अथॉरिटी वैलिड नहीं होगी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की भी पार्टनरशिप हो सकती है, जैसे ए और बी की एक पार्टनरशिप है, सी और डी की एक पार्टनरशिप है, और इन दो पार्टनरशिप की एक पार्टनरशिप है जिसमें ये चार लोग पार्टनर्स कंसीडर होंगे। तो ए और बी की पार्टनरशिप में ए और बी दोनों एग्रीड होंगे तो वो सी और डी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। बी जो है वो ए और बी दोनों के बिहाफ पे पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, ऐसी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होती। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जहां पर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर नहीं होगी। अमजद, बाबर एंड जाहिद आर पार्टनर्स. Zahid, an active partner, signed a land transfer deed ऑन बिहाफ ऑफ फर्म विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स। तो देखें लैंड को ट्रांसफ़र करना जो है वो अभी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन में हमने पॉइंट पढ़ा था, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं हो सकती। विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स, तो इसका मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी टू इंप्रूव कैश फ्लो ऑफ द फर्म। सच ट्रांसफर इज नॉट वैलिड, अ पार्टनर डज नॉट हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। सेकेंड वे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस का है बाय पार्टनरशिप डीड, यानी जो लॉ ने डिफाइन कर दी वो तो है ही है, तो पार्टनर्स आपस में भी कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है इसको स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, और ये सिर्फ तब इफेक्टिव होगी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर उसको नॉलेज हो। तो जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है वो तो थर्ड पार्टी को नॉलेज होनी ही चाहिए, वो तो लॉ की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड है ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तब वैलिड कंसीडर होंगी, तब इफेक्टिव कंसीडर होंगी अगर उसको इसकी नॉलेज होगी, अदरवाइज नहीं। तो पार्टनरशिप डीड ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म प्लेस्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू सेल द गुड्स। उन्होंने कहा जी कि सेल नहीं करनी गुड्स, वन ऑफ द पार्टनर सेल्स द गुड्स, लेकिन एक पार्टनर ने सेल कर दी। थर्ड पार्टी को अब नॉलेज थी तो क्या होगा, नॉलेज नहीं थी तो क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो थर्ड पार्टी डिड नॉट नो ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो उन्हें पता ही नहीं था थर्ड पार्टी को, तो फिर तो फर्म लायबल होगी, ऑल द पार्टनर्स वुड बी लायबल, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थी लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं पता था, तो ये तो पार्टनर की गलती है और थर्ड पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं, सो फर्म इज लायबल। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन का पता था, द न्यू ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ऊपर था डिड नॉट नो ऑफ, यहाँ पे न्यू ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो फिर इंडिविजुअल पार्टनर लायबल होगा और फर्म उस केस में लायबल नहीं होगी। फिर एक पॉइंट है जी रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? कि किसी काम के हो जाने के बाद उसका अप्रूवल देना,
रेटिफिकेशन ऑफ एक्शंस टेकन बाय अ पार्टनर आउटसाइड हिज एक्चुअल अथॉरिटी, कि एक पार्टनर ने अगर अपनी एक्चुअल अथॉरिटी से बढ़कर कुछ कर लिया तो बाकी पार्टनर्स अगर उसे रेटिफाई कर देते हैं तब भी फर्म लायबल होगी। व्हेन अ पार्टनर एक्सीड्स हिज अथॉरिटी that is act outside his actual authority, the other partners may approve, may, must नहीं है, such on unauthorized act with retrospective effect, यानी बैक डेट से, और इसको ratification कहते हैं। By giving their retrospective approval to the contract made by another partner, even though it was outside the partner's actual authority at the time, the partners can remove any question about whether implied authority existed or whether the other party knew that the partner did not have the actual authority to make the contract. तो बाय एजेंसी बाय रेटिफिकेशन भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर रेटिफिकेशन हो जाए तो फिर जो पार्टनर की अथॉरिटी है उसे वैलिड किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसमें रेटिफिकेशन के रूल्स भी अप्लाई होंगे। सो साजिद, माजिद एंड वाजिद आर पार्टनर्स इन अ फर्म. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of 50,000. Without the consent of other partners, Sajid sold goods worth ₹70,000 on credit. अब सेल नहीं करनी थी 50,000 से ऊपर और उसने सेल कर दी 70,000 से ऊपर ऑन क्रेडिट विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर. द कस्टमर डिफॉल्टेड, तो फर्म को नुकसान हो गया. Sajid has to compensate the firm for loss caused due to him exceeding his authority. तो साजिद को कंपनसेट करना है फर्म को, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि माजिद एंड वाजिद may ratify this act and in that case the firm shall bear the loss. फिर पार्टनर की जो अथॉरिटी है वो वैलिड कंसीडर होगी. सो ये हमारे आज के पॉइंट्स है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.